हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कि एक से ज़्यादा कैटायन हो जाए, एक से ज़्यादा एनायन हो जाए तो कैथोड पे कौन जाएगा रिडक्शन करने के लिए सबसे पहले, एनोड पे कौन जाएगा ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले, है ना। तो उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा था, है ना। डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर ऐसे बोले तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा कैटायन में वो जल्दी जाएगा कैथोड पे रिडक्शन करने के लिए, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। तो हम डिस्चार्ज पोटेंशियल का बात किए थे ना, बताए थे कि ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। तो ओवर वोल्टेज आज वही हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कि जब एक से ज़्यादा कैटायन एनायन हो जाता है तब ये दिक्कत आता है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये सब हो गया था ना, ये समझा दिए थे। ये सीरीज है ना, सीरीज को याद कर लेना है, ठीक है। ये सीरीज को ध्यान में रखना है। ये सीरीज डायरेक्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल को देख करके सीरीज बनाया गया था, है ना। तो इसको देख के बनाएंगे कि जैसे एक्वस NaCl है तो हमको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो इससे देख के बताएंगे। जैसे एक्वस NaCl है तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। तो कैटायन में देखो Na है और पानी है, तो पानी आगे है Na पीछे है, मतलब पानी का क्या हो जाएगा पहले रिडक्शन हो जाएगा। तो पानी का रिडक्शन से क्या बनता है H2 गैस। हम बताए थे कि वाटर का अलग से याद रखना है, तो वाटर का अलग से याद रखेंगे। H2 गैस यहाँ से रिलीज करता है और सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अगर वाटर का जैसे एक्वस NaCl में वाटर का होता है रिडक्शन, तो वाटर के रिडक्शन से सोल्यूशन हो जाता है बेसिक। सोल्यूशन बेसिक में क्या निकलता है यहाँ पे OH माइनस, है ना। तो ये जो OH माइनस निकला है तो इसके कारण सोल्यूशन बेसिक होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो न्यूमेरिकल में कहीं कहीं पे आता है कि वाटर का अगर रिडक्शन हो रहा है तो सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। गैस कौन सा निकलता है, हाइड्रोजन गैस, है ना। और Na सॉलिड की जगह पे निकलता है, तो Na सॉलिड नहीं आ पाता, H2 गैस से रिलीज होता है। तो वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन भी याद रखना है ना। ये है हमारा वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन। और हम क्या बोले थे कि ये वाला वैल्यू भी याद रखना है कि वाटर का रिडक्शन का वैल्यू क्या होता है -0.83, ठीक। तो -0.83 ये कब होगा, जब स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन होगा, मतलब रिएक्शन में आयंस वाला पार्ट ये है, मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना लिए होंगे 1 मोलरिटी। 1 मोलरिटी इसका कंसंट्रेशन लिए हैं, इसलिए यहाँ पे नोट लगा है और वैल्यू कितना आया है -0.83। अगर अगर कंसंट्रेशन हम चेंज कर दे, कंसंट्रेशन चेंज कर दे तो जैसे 1 मोलरिटी अभी लिए है, इसकी जगह पे 2 मोलरिटी 3 मोलरिटी ले लिए, तब क्या होगा, तब इसका E का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कब का लिए हैं ये वाला, ये लिए हैं जब pH 7 है। pH 7 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले pH को हम लोग -log के फॉर्म में लिखते हैं, -log H+, है ना। अच्छा, ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में देख लो जाके, वहां पे सब पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो ये जो H+ आया है तो P को हम -log के फॉर्म में लिखते हैं, तो -log H+। अब यहाँ पे pH कितना था, 7 था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, log का बेस 10 होता है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, H+ का 10 के पावर आगे माइनस है, इसलिए इसके पावर -7। तो अब जो कंसंट्रेशन बन गया कितना बना, 10 का -7। कंसंट्रेशन किसका देखते हैं, OH माइनस का, क्योंकि यही आयंस है तो सोल्यूशन में यही होगा, है ना। ये सब थोड़ी ना होगा। तो यहाँ से देखो 10 के पावर -7 है, यहाँ कितना है कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, तो कंसंट्रेशन है यहाँ पर 10 टू द पावर -7। तो इस कंसंट्रेशन की वजह से जो E का वैल्यू आएगा वो -0.42 आता है। यहाँ पे हम E नोड नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन क्या होता है 1 मोलरिटी, लेकिन है कितना ये 10 के पावर -7 मोलरिटी। तो 1 मोलरिटी होना चाहिए तब जाके नोट का वैल्यू आएगा, इसलिए बोले हैं ये याद रखने के लिए। ये तो हमेशा चेंज होते रहेगा, इसके जगह पे हम कुछ और ले ले, है ना, 10 मोलरिटी 20 मोलरिटी कुछ भी ले ले, तो ये हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम ई नॉट का वैल्यू याद रखते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन का वैल्यू याद रखते हैं, ठीक है। और सीरीज जो बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें भी स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन ही लिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। चलिए, तो हम ये समझा दिए थे। फिर नेक्स्ट बताए थे कि ये वाला सीरीज याद रखना है। ये सीरीज किसका है, एनोड का, है ना। एनोड पे जो एनायन जा रहा है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल का सीरीज है। जो सबसे आगे होगा वो सबसे पहले जाएगा किसके लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो एनोड पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन कौन करेगा, इस सीरीज से हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले क्या अभी क्या लिए थे, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में पानी है और Cl- है, पानी पीछे है Cl- आगे है, तो Cl- का सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और Cl- का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलता है Cl2 गैस। तो एनोड पे हमको क्या मिलेगा, Cl2 गैस। अच्छा, पानी
ब्रेक नहीं करता, बता रखे हैं प्योर वाटर जल्दी ब्रेक नहीं करता है, इसलिए H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में हम बात नहीं करेंगे। समझाने के लिए बताए थे कि H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में टूटता है तो क्या बनता है, H प्लस और H प्लस है, OH माइनस है तो H प्लस बना, और H प्लस फिर साथ में Na प्लस, तो Na प्लस है H प्लस है, तो दोनों में हम ये बताए थे कि कैटायन एक से ज्यादा हो गया तो कौन जाएगा रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज देखे थे। अब समझो कि वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता प्योर वाटर का नॉर्मली, तो हम लोग वाटर के फॉर्म में लेके चलते हैं, इसलिए वाटर का क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, रिडक्शन का रिएक्शन। कि वाटर अगर कैथोड पे चला गया तो रिडक्शन हो जाएगा, एनोड पे चला गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर रिडक्शन करता है वाटर तो वाटर का रिडक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, -0.83। केवल स्टैंडर्ड स्टेट का वैल्यू याद रखना है हमको, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का याद नहीं रख सकते क्योंकि मोलरिटी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल में देखो कितना वैल्यू आता है, -1.23 है ना, -1.23। ये वैल्यू बोल रहे हैं, फिर से याद नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे 10⁻⁻7। अच्छा, पीछे वाले रिएक्शन में यहाँ OH था और यहाँ पे H प्लस आया है, तो हमको पता है कि pH 7 है तो POH भी क्या होगा, 7 होगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा 10⁻⁷ है ना, क्योंकि pH प्लस POH मिलके 14 होता है, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चेंज, तो स्केल हमारा चेंज हो जाएगा, 14 के अलावा कुछ और आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या ये याद रखना है और ये सीरीज याद रखना है। सीरीज से हमको क्या पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन बनेगा एनोड पे, और अगर वाटर का होता है तो वाटर का रिएक्शन याद रखना है और पोटेंशियल याद रखना है। इस दोनों से हमको क्या फायदा मिलेगा कि अगर वाटर का हो गया एलिमेंट की जगह पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए, और साथ में उसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो ये था पिछले क्लास में हम देखे थे, है ना। चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे वही ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट। देखो सबसे पहले हम जो बताए थे कि एक्वस NaCl में Na और Cl है तो Na प्लस और Cl माइनस बना, तो Na प्लस और Cl माइनस में कैथोड पे Na प्लस और वाटर है दोनों केस में, तो वाटर आगे था Na प्लस पीछे था, तो वाटर जल्दी चला जाता है कैथोड पे रिडक्शन करने के लिए, Na नहीं जा पाता है, ठीक है। तो एक चीज देखो यहां से, जैसे NaCl है तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे वाटर का हो जाता है रिडक्शन Na की जगह पे, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल का सीरीज लिखवा चुके हैं, है ना। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, Cl माइनस का हो जाता है, क्यों, क्योंकि सीरीज में Cl माइनस आगे है H2O से, है ना, सीरीज में Cl माइनस आगे है H2O से। देखो यहाँ देखो ये है Cl माइनस, ये है वाटर, आगे कौन है Cl माइनस, इसलिए Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पहले होता है वाटर से, है ना। तो वही बता रहे थे। अब देखो ये हमारा एनोड पे निकला और ये हमारा कैथोड पे निकला, ठीक है। एक चीज इसमें देखो क्या है समझने वाली बात, कि इसको देखो Cl माइनस का जब ऑक्सीडेशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और SOP का वैल्यू कितना है -1.35 है ना, -1.35। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, देखो कितना आया -1.35। नीचे देखो वाटर का देखो हम क्या कर रहे हैं, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कराए हैं तो Cl2 गैस निकला है, और H2O का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो O2 गैस निकलता है। सिंपल, हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस दोनों पार्ट में इसमें थोड़ा सा लोचा है, इसी यहीं से समझेंगे ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट। लोचा क्या है वो समझो, Cl माइनस Cl2 गैस निकाला, है ना, अगर वाटर होता तो O2 गैस निकालता, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है O2 गैस। अच्छा, जब वाटर का रिडक्शन हो रहा था तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा था बेसिक, और गैस कौन सा निकल रहा था हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे O2 गैस निकलता है ना, कौन सा गैस O2 गैस, और साथ में सोल्यूशन कैसा होता है एसिडिक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब वाटर का एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो सोल्यूशन होता है एसिडिक, और साथ में O2 गैस निकलता है एनोड पे। कैथोड पे वाटर का होता है रिडक्शन, तो सोल्यूशन होता है बेसिक, और साथ में निकलता है H2 गैस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां से देखो जब वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, और साथ में क्या निकला 1.23 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, कितना निकला -1.23। हम रिएक्शन में क्या निकलवा रखे हैं, नॉर्मली क्या निकलवा रखे हैं, नॉर्मल क्या, जब NaCl का प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, एनोड पे H2, सॉरी कैथोड पे H2 और एनोड पे Cl2 गैस। लेकिन यहाँ देखो क्या है सीन,
कि जब एनोड पे, हम एनोड का बात कर रहे हैं, एनोड पे लोचा है ना, कैथोड पे कोई नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिक्कत आ रहा है वो एनोड पे आ रहा है। क्या दिक्कत है वो समझो। एनोड पे Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ, वाटर का भी हो सकता था, लेकिन Cl- आगे है डिस्चार्ज पोटेंशियल में, इसलिए हम उसका क्या करा दिए, ऑक्सीडेशन करा दिए। ठीक है, तो यहाँ Cl- है, वाटर है। मान लेते हैं कि Cl- का Cl2 निकला, तो वाटर का क्या निकलता, O2 गैस। तो दोनों का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, इसका कितना है -1.35 और इसका कितना है -1.23। तो ये बताओ कि एसओपी का वैल्यू दोनों में से ज्यादा किसका है। अच्छा, ये सब जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, वो एडवांस के लिए है ना, नीट में इतना डीप में नहीं समझना है, एडवांस के लिए थोड़ा सा डीप में समझना होता है कि इसमें जो ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वो देखना है थोड़ा सा, लेकिन देख सब सकते हैं ना। देखो, तो वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है -1.23। हम क्या ले रखे हैं, आयंस का कंसंट्रेशन सेम ले रखे हैं ना, यहाँ पे वन मोलरिटी, यहाँ पे वन मोलरिटी, इसलिए नॉट नॉट लगा रखे हैं। इसी से हम कंपेयर करते हैं। इसका है -1.23, इसका है -1.35। तो दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, O2 का। O2 का जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या, कि Cl- गया होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन करने के लिए, वाटर भी गया होगा। तो दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी जाएगा एनोड पे। जैसे कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जल्दी जाता है रिडक्शन करने के लिए, उसी प्रकार जब रिएक्शन का बात करेंगे एनायन का एनोड पे, तो एनोड पे Cl- और वाटर में Cl- को हम जिता रहे हैं, तभी तो Cl2 गैस निकल रहा है। लेकिन एक्चुअल में Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कम है और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हमको Cl2 के जगह पे वाटर का O2 गैस निकलना चाहिए, लेकिन वो तो निकाल नहीं रहे। हम क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बन रहा है, एनोड पे निकल रहा है क्या, Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या निकल रहा है, कैथोड पे निकल रहा है H2 गैस। लेकिन हम दिक्कत आया एनोड में, वही समझा रहे हैं है ना, एनोड वाले पे Cl2 गैस निकल रहा है ना, और अगर वाटर जाता तो O2 गैस निकलता। तो वो जाता है ना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो दोनों में से अगर Cl2 गैस यहाँ पे निकल रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां देखो ज्यादा है नहीं, ज्यादा तो O2 का है। फिर O2 गैस का निकलना चाहिए, तो O2 गैस क्यों नहीं निकला, Cl2 क्यों निकला, वो समझना है। वो समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहां पे देखो, इस वाले पार्ट को देखो, वाटर का कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो H2 गैस निकला, और Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ तो Cl2 गैस निकला। इसका कितना है -1.35, इसका -0.83 वोल्ट। फिर मतलब कि देखो कैथोड पे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कैथोड पे वाटर का हम रिडक्शन करा दिए हैं, और यहां भी वाटर का रिडक्शन करा दिए हैं। एक बार हम Cl2 गैस निकलवा दे रहे हैं एनोड पे, एक बार हम O2 गैस निकलवा दे रहे हैं O2 एनोड पे, है ना। तो दोनों हम कॉम्बिनेशन ले लिए हैं कि जब ऐसा होता कि हम अगर मानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा क्या रियल में ज्यादा है, तो O2 गैस निकलता, लेकिन हम Cl2 गैस निकलवा रखे हैं। दिक्कत कहां पे है वो समझो। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखो। ठीक, क्या बनेगा बताओ, देखो यहां से क्या निकलेगा, 2H2O प्लस 2Cl- क्या बना, Cl2 प्लस H2 गैस प्लस 2OH माइनस, है ना। सोल्यूशन कैसा निकला, बेसिक सोल्यूशन। तो ये हमारा बना है रिएक्शन, है ना। अब इस रिएक्शन का हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ई नॉट सेल क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन, है ना। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू क्या है, देखो ऑक्सीडेशन ये एनोड पे है तो होता है, तो कितना है -1.35 वोल्ट प्लस कैथोड पे कौन है, रिडक्शन -0.83। तो कितना आ गया ये -1.35 फिर -0.83, तो 5 3 8 -2.18 वोल्ट ये आया, है ना। तो हम क्या किए, है ना, कि दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिए, फाइनल रिएक्शन निकल। अच्छा ये क्या निकला, ये निकला है कि अगर एनोड पे O2 गैस Cl2 गैस निकलता और कैथोड पे H2 गैस निकलता, तब जो हमारा सेल्फ पोटेंशियल आता वो -2.18 आता, है ना।
और फिर इसका निकालो। अच्छा ये क्यों निकाल रहे हैं, देखो हम बता रहे हैं कि Cl2 गैस ही क्यों निकला, O2 गैस निकलना चाहिए था, तो Cl2 क्यों निकला। अब देखो अगर एनोड का बात कर रहे हैं तो साथ में कैथोड भी बन रहा होगा, कैथोड पे प्रोडक्ट बन रहा होगा। अगर एनोड पे प्रोडक्ट बन रहा है तो कैथोड पे पैरेलली बन रहा होगा, क्योंकि कंडीशन तो ऐसा होता है ना, ये रॉड लगा है, ये रॉड है, ये रॉड है, यहाँ पे गया, ये क्या है प्लस चार्ज, ये क्या है माइनस चार्ज, है ना, ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज कौन सा होता है एनोड, और माइनस चार्ज कौन सा होता है कैथोड। अगर एनोड पे प्रोडक्ट बन रहा है Cl2 गैस, तो कैथोड पे क्या बन रहा होगा H2 गैस, पैरेलली बन रहा होगा। इसलिए हम पैरेलल लेके चल रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशन बना दिए कि अगर Cl2 बनता तब का ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आता -2.18। अगर O2 गैस निकलता तब देखो सेल रिएक्शन क्या बनता हमारा, तो देखो यहां से क्या बनता 2H2O, 2H2O है ना, और साथ में H2O, यहां क्या निकलता O2 हाफ प्लस H2 गैस प्लस 2H प्लस, यहाँ प्लस है ना 2H प्लस, ठीक है। तो ये आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, टोटल इधर 3 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ O2 गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। H2 गैस कहाँ निकला कैथोड पे, O2 गैस कहाँ निकला एनोड पे। यहाँ क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट Cl2 बन रहा है, H2 बन रहा है। कैथोड पे क्या बनेगा H2, एनोड पे क्या बनेगा Cl2, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग रिएक्शन है। अच्छा इसका हम ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल देते हैं। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है ये वाला, तो -1.23 प्लस रिडक्शन कौन सा हो रहा है -0.83, -0.83। तो क्या बना -1.23 -0.83, 3 3 6 8 2 10 -2.06 वोल्ट। चलिए ये आया क्या, है ना। अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिए, ये एक कॉम्बिनेशन पूरा यहां तक, और ये दूसरा कॉम्बिनेशन। अगर एनोड पे Cl- चला जाता ऑक्सीडेशन करने के लिए तब ये रिएक्शन होता, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता तब ये रिएक्शन होता, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि दिक्कत कहां पे आया। देखिए होता क्या है कि जैसे ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे कितना आया -2.83, तो ये जो रिएक्शन होना है कि प्रोडक्ट हमको Cl2 और H2 मिले, तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अपने आप Cl2 और H2 नहीं निकलेगा, अपने आप नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा जी कैसा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या आता है -NFe, और वहां पे E का वैल्यू निगेटिव में है तो आगे निगेटिव, डेल्टा जी बराबर -NFe, तो माइनस आगे और E भी माइनस में, तो डेल्टा जी ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हुआ इसलिए रिएक्शन कैसा है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करते हैं, उस कंटेनर के ऊपर में हम क्या लगा देते हैं बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, जिससे क्या निकलता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, और वहां से ये रिएक्शन कंडक्शन कर, मतलब कंडक्शन होता है रिएक्शन का, है ना, रिएक्शन कंडक्ट करता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होता है कौन करवा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स करवा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी करवा रहा है। तो कितना वोल्टेज बाहर से देना पड़ेगा ताकि रिएक्शन हो, तो सबसे पहले E को हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी -NFe होता है। तो अगर डेल्टा जी -NFe है, अगर डेल्टा जी -NFe है, E का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि फैराडेज कांस्टेंट 1 मोल ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या है हमारा, N है हमारा मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, हाफ सेल रिएक्शन, चाहे कैथोड का हो चाहे एनोड का हो, और आगे में माइनस लगा दिए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये डिसाइड ही नहीं करेगा साइन को। साइन को कौन डिसाइड कर रहा है E अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव है, तो E पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी जाकर रिएक्शन होगा, लेकिन E तो हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव कितना है -2.18, मतलब ये रिएक्शन अगर हमको करवाना है सोल्यूशन में, कि सोल्यूशन में हम एक्वस NaCl ले लिए, एक्वस NaCl में हमको प्रोडक्ट एनोड पे Cl2 मिलना चाहिए, कैथोड पे H2 मिलना चाहिए। ये तभी मिलेगा जब कंटेनर के ऊपर जो बैटरी लगाएंगे वो बैटरी मिनिमम
इसको प्लस करने के लिए लगभग इसी अमाउंट का अगर ऐड करेंगे प्लस 2.18 तब जाके ई का वैल्यू 0 आएगा, है ना। तो इससे ज्यादा वैल्यू 2.18 से ज्यादा वैल्यू जब हम देंगे, जैसे ऊपर में वोल्टेज को घुमाने वाला होता है कि हाँ इतना वोल्टेज दे दिए, इतना वोल्टेज दे दिए, तो 2.18 का वोल्टेज मिनिमम देंगे तब जाके रिएक्शन होना चालू होगा, ठीक है। तो प्लस में 2.18 और उससे ज्यादा देंगे तब जाके रिएक्शन कंडक्ट करेगा, Cl2H2 गैस निकलेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर कितना है -2.06, मतलब जब हमको ये रिएक्शन करवाना होगा तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए रिएक्शन के लिए, लेकिन ई हमारा कैसा है माइनस में है, तो ई माइनस में है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, ई माइनस में है तो डेल्टा जी कैसा हो गया माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा जी पॉजिटिव में, तो डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा तभी जाकर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगा, तो बैटरी लगाएंगे उसी हिसाब से। तो बैटरी अगर हम -2.06 लगाएं कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते 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 कितना करना पड़ेगा, मिनिमम प्लस 2.06, तो प्लस में 2.06 देंगे तभी ये क्या करेगा 2.06 कट करेगा, ई का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ई का वैल्यू 0 तो डेल्टा जी लगभग 0 आ जाएगा, मतलब वहां से होना चालू होगा रिएक्शन, यानी कि 2.06 से ज्यादा का वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके रिएक्शन अपने आप होगा, और अपने आप होगा तो क्या निकलेगा, कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 गैस। मतलब ये रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए हमको वोल्टेज मिनिमम 2.06 चाहिए, और ये रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए मिनिमम वोल्टेज हमको प्लस में 2.18 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब हम एक्वस NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें बैटरी यूज करते हैं, तो एनोड पे और कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो तभी बनता है जब डेल्टा जी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ई पहले कम से ज्यादा पे जाएंगे, है ना। कम से ज्यादा पे जाने का मतलब क्या कि पहले हम क्या करेंगे, जो बैटरी लगाए हैं कि जैसे ही हम जैसे 2 वोल्ट हुआ होगा, 2 के बाद जैसे ही आगे होंगे 2.01 2.02 2.03 2.06 जैसे ही पहुंचे होंगे ये रिएक्शन होना चालू हो गया होगा, है ना, क्योंकि ये है 2.18 और ये है 2.06, तो दोनों या तो ये होगा या तो ये होगा एक्वस NaCl का प्रोडक्ट। तो ये होने के दोनों में सबसे कम वैल्यू किसको देना पड़ेगा, वोल्टेज, तो इसको देना पड़ेगा। मतलब जैसे यहां तक पहुंचा वोल्टेज, मतलब ये रिएक्शन होना चालू, तो जब ये रिएक्शन होना चालू तो O2 निकल जाना चाहिए, इसके हिसाब से तो वही आ रहा है ना, कि O2 गैस हमको निकलना चाहिए। ओवरऑल H2 और O2 हमको प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसके लिए वोल्टेज कितना चाहिए -2.06, ये ई का वैल्यू है, तो हमको प्लस में कितना देना पड़ेगा, लगभग 2.06 वोल्ट हमको चाहिए। तो जैसे ही 2.06 पहुंचा बस ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था, O2 निकलना चाहिए था, लेकिन निकलता क्या है Cl2। दिक्कत कहां होता है वो समझे कि थर्मोडायनामिकली देखो रिएक्शन होने का 2 तरीका है, 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक थर्मोडायनामिक एक काइनेटिक। थर्मोडायनामिक मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करता है थर्मोडायनामिक पैरामीटर, जो कि दोनों में फेवर्ड है ना, दोनों रिएक्शन होगा। अब दोनों रिएक्शन करने के लिए क्या, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा 2.18 तो ये रिएक्शन हो जाएगा, जैसे 2.06 पहुंचा तो ये हो जाएगा, थर्मोडायनामिकली फेवर्ड है। लेकिन काइनेटिकली प्रोसेस का कहने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक कैसे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का स्पीड क्या है होने का, है ना, इफेक्टिव अमाउंट ऑफ रिलीज, इफेक्टिव अमाउंट कितना बन रहा है ना। तो काइनेटिकली ये वाला प्रोसेस स्लो होता है, ये वाला प्रोसेस स्लो नहीं है, ये प्रोसेस स्लो होता है जब 2.06 पहुंचता है तो हमको H2 और O2 गैस निकलना चालू होता है। इफेक्टिव अमाउंट जितना O2 चाहिए, है ना, जितना इफेक्टिव अमाउंट हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, है ना, थोड़ा बहुत रिलीज करता है ना। जैसे ही 2.06 पहुंचा तो O2 उतना अमाउंट में नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए, इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। अब H2 निकल गया, O2 उतना निकला नहीं, तो अब क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है ना, ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होने के कारण जब इतना पहुंचा 2.06 तो 2.06 जैसे ही पहुंचे तो ये दोनों में प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन O2 मिलता नहीं है ना। तब क्या होता है कि और ज्यादा वोल्टेज दिए तो 2.06 2.07 2.08 करते करते 2.1 पहुंचे, 2.11 2.12 2.13 ऐसे पहुंचते पहुंचते जैसे ही 2.18 पे पहुंचे फिर भी O2 का इफेक्टिव अमाउंट नहीं रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो काइनेटिक स्लो प्रोसेस है उसका असर दिखता है, ठीक है। जैसे ही 2.18 पहुंचे तो ये हमको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी भी काइनेटिकली स्लो प्रोसेस हमारा इस यहाँ पे काम कर रहा है कि काइनेटिकली स्लो प्रोसेस हो रहा है, इसका रिएक्शन काइनेटिकली बहुत ज्यादा स्लो है, जिसके कारण इसके जगह पे Cl2 निकल जाता है। अब Cl2 में ऐसा लोचा नहीं है कि ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या होता है जैसे ही हम बढ़ाते चले वोल्टेज बाहर का बैटरी का कि जैसे ही 2.18 पहुंचा
कि इसको हम निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन निकल कौन जाता है, Cl2, क्योंकि इसको 2.18 चाहिए और 2.18 जैसे पहुंचे वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते कि O2 की जगह पे Cl2 निकल गया। ठीक, तो अब क्या कि 2.18 पे Cl2 निकला, तो इसलिए हमको जो अमाउंट मिलता है एक्वस NaCl का O2 की जगह पे Cl2 मिलता है। क्यों, क्योंकि Cl2 2.18 पे पहुंचे तो Cl2 रिलीज किया, अब Cl2 निकला तो Cl2 हमारे पास आ गया, O2 को मिलना चाहिए था लेकिन Cl2 मिला, O2 का कम है, 2.06 वोल्टेज है, कम है, इतना पे ये रिलीज हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ड्यू टू काइनेटिकली स्लो प्रोसेस रिएक्शन का। ठीक है, तो अब आगे आओ, यही चीज यहां पे लिख दिए हैं क्या कि फॉर इफेक्टिव लिबरेशन ऑफ O2 गैस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एन एडिशनल वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एंड दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। कंसेप्ट समझना क्या हुआ कि 2.06 पे निकलना चाहिए था O2 को, लेकिन नहीं निकला ड्यू टू काइनेटिकली स्लो प्रोसेस रिएक्शन का। अब जैसे ही हम आगे बढ़े ताकि O2 इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 रिलीज हो, तो जैसे आगे बढ़े तो 2.1 पहुंचे तो O2 को निकलना चाहिए था लेकिन Cl2 को उतना ही चाहिए था वोल्टेज, Cl2 को मिल गया, बस वो Cl2 निकल गया O2 की जगह पे। तो अब O2 को इफेक्टिव अमाउंट रिलीज होने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, ठीक, जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए 2.06 उसको निकलना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा जितना ऐड करेंगे वोल्टेज ताकि O2 का इफेक्टिव अमाउंट निकले, तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ही हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। वही लिखा हुआ है देखो, फॉर इफेक्टिव लिबरेशन ऑफ O2 गैस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर an additional voltage is required to be applied and this extra voltage required is called over voltage, over potential। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इन अदर वर्ड, over voltage is considerably high for O2 gas from oxidation of water and over voltage is negligible for Cl2 from oxidation of Cl-, है ना। तो क्या समझे यहां से कि ओवर वोल्टेज जो होता है वो O2 गैस के लिए अच्छा खासा है। अब Cl2 2.18 पे उसको निकलना था और 2.18 पे वो इफेक्टिव अमाउंट ऑफ Cl2 रिलीज कर दिया तो वो निकल गया, तो उसके लिए ओवर वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या कि जिस वोल्टेज पे उसको निकलना चाहिए उतना पे वो निकला नहीं, है ना। रीजन क्या बताएं कि दो पैरामीटर होता है रिएक्शन होने का, एक थर्मोडायनेमिक, एक काइनेटिक। काइनेटिक वाला पैरामीटर यहाँ पे दिक्कत कर रहा है कि O2 गैस का जो काइनेटिक पैरामीटर होता है बहुत जरा स्लो होता है, बहुत जरा स्लो रिएक्शन चलता है O2 का, तो O2 का इफेक्टिव अमाउंट रिलीज नहीं हो पाता, जिसके कारण हम वोल्टेज बढ़ाते चलते हैं। जैसे ही 2.18 पे पहुंचा तो Cl2 गैस रिलीज हो गया। अब Cl2 अगर 2.18 पे भी नहीं निकलता, उस और ज्यादा वोल्टेज देते तब जाके Cl2 निकलता, तब हम क्या बोलते हैं कि Cl2 का भी ओवर वोल्टेज आ गया। लेकिन Cl2 अपने ही वोल्टेज पे निकल गया, इसका मतलब Cl2 के लिए ओवर वोल्टेज जीरो हो गया, लेकिन O2 के लिए जीरो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 2.06 पे उसको निकलना था लेकिन निकला नहीं। एक्स्ट्रा वोल्टेज जितना देंगे ताकि इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 रिलीज हो, तो जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज दिए उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ओवर वोल्टेज का, है ना। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो बात कर रहे थे कि हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल देख करके हम बता दे रहे थे, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो जनरली हम सीरीज लिखवाए हैं वो डिस्चार्ज पोटेंशियल को नजर में रख के किया गया है ना। डिस्चार्ज पोटेंशियल ओवर वोल्टेज को कंसीडर करके तब बोलते हैं, है ना। और नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, तो ये तो जनरल रूल है, जनरल रूल है, उससे हम काम कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये वाला पॉइंट था, है ना। चलिए देखिए, तो एक बार हम समरी दे देते हैं, थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले दिक्कत किस में आया था, एक्वस NaCl में। एक्वस NaCl में हम क्या दिक्कत बताएं कि एक्वस NaCl सोल्यूशन था, कैथोड पे तो जनरली H2O आगे था, Na+ पीछे था, H2O का रिडक्शन होना था, वो हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जब हम Cl का बात करें तो Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ, Cl2 गैस निकला, बट O2 का वाटर का निकलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वाटर का SOP का वैल्यू ज्यादा है Cl से, तो वाटर का होना चाहिए था, लेकिन वाटर से O2 गैस नहीं निकला, Cl का निकल गया। और Cl का कम होने के कारण, मतलब कि कम होने के बावजूद, कम है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर भी Cl2 निकल रहा है, इसका मतलब पीछे ना कुछ लोचा है। वो लोचा क्या है, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का रीजन क्या है, ओवर वोल्टेज जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्यों लग रहा है, तो ड्यू टू काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, है ना। रिएक्शन होने का दो पैरामीटर है, एक थर्मोडायनेमिक, एक काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकली काम तो कर रहा है कि हाँ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन होने के बावजूद भी इस पे बात पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन हो तो रहा है, लेकिन कितना देर में हो रहा है ना, स्लो है कि फास्ट है। तो बहुत ज्यादा स्लो होता है O2 वाले रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा स्लो चलता है, जिसके कारण इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 हमको मिल नहीं पाता। तो हम क्या जानते हैं कि Cl2
O2 निकल नहीं रहा है। और जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते चलते हैं ताकि O2 का इफेक्टिव अमाउंट मिले एनोड पे, उस तो O2 मिलने के चक्कर में Cl2 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बताए हैं कि जब जो ये कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन, देखो ये कॉम्बिनेशन हम क्यों बनाए, कॉम्बिनेशन इसलिए बनाए क्योंकि एनोड और कैथोड पे एक साथ प्रोडक्ट बनता है, एनोड और कैथोड पे एक साथ प्रोडक्ट बनता है। तो Cl2 और H2 एक साथ निकलेगा, तो जो वोल्टेज जाएगा वो कॉमन जाएगा दोनों के लिए, तो H2 तो निकल जाएगा। अब Cl2 को निकलना था 2.18 पे और यहाँ पे O2 को निकलना था 2.06 पे, तो इतना वोल्टेज दिए तो O2 नहीं निकला इफेक्टिव अमाउंट ड्यू टू स्लो प्रोसेस, रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, रिएक्शन वाटर का बहुत ज्यादा स्लो चलता है, इसलिए O2 का इफेक्टिव अमाउंट मिल नहीं पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर का वोल्टेज बढ़ाते हैं और बढ़ाते चलते हैं। जैसे ही 2.18 पे पहुंचा, हमको मिलना हम इस फिराक में थे कि हमको O2 मिले, लेकिन उसकी जगह पे Cl2 मिल जाता है कि Cl2 को इतना ही वोल्टेज चाहिए। जैसे ही Cl2 को इतना वोल्टेज चाहिए कि Cl2 मिल गया, अब Cl2 मिल गया, इसको हम बैकअप छोड़ दिए। अब और ज्यादा वोल्टेज देंगे 2.18 से ज्यादा, तब जाके इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 मिलेगा। तो O2 के लिए जितना ज्यादा एडिशनल वोल्टेज लगा इसके बाद ताकि हमको इफेक्टिव मिला O2 का अमाउंट, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। लेकिन Cl2 के लिए ओवर वोल्टेज कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि इसको 2.18 पे निकलना था, उस पे निकल गया इफेक्टिव अमाउंट, इसलिए हम ओवर वोल्टेज Cl2 का क्या दिए, 0। लेकिन वाटर का एडिशनल वोल्टेज आया, उसको हम ओवर वोल्टेज बोल रहे हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये पहला एग्जांपल एक्वस NaCl का। ऐसा ही एक बार एम्स में पूछा हुआ है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ NOH का, है ना। ये S ब्लॉक वाले में है, कास्टेनर क्लेनर सेल, है ना। देखो क्या होता है, जब NOH का प्रोडक्शन होता है, ये कास्टेनर क्लेनर सेल पढ़ना है S ब्लॉक में, तो उसमें NOH का प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, Hg मरकरी लिक्विड का कैथोड बनाते हैं और इस पे हमको रिडक्शन करवाना होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो जाता है, Na+ का, वाटर का नहीं हो पाता, है ना। तो वाटर का होना चाहिए क्योंकि Na+ सीरीज में, देखो सीरीज में डिस्चार्ज पोटेंशियल वाले सीरीज में Na+ जो है वो वाटर से पीछे है, लेकिन हमको Na+ का रिडक्शन मिल जाता है, वाटर का होना चाहिए लेकिन Na का मिल जाता है। तो वाटर का H2 गैस निकलना चाहिए था मरकरी लिक्विड के कैथोड पे, लेकिन हमको मिल जाता है कौन सा, Na का रिडक्शन, Na सॉलिड मिल जाता है। अब Na+ का रिडक्शन हो जाता है, होना चाहिए था वाटर का। इसका मतलब यही वाला लोचा, कौन सा, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। तो हम क्या बोलेंगे कि H2 को जिस वोल्टेज पे निकालना चाहिए था उस वोल्टेज पे निकला नहीं होगा, इसका मतलब ओवर वोल्टेज, इसका एडिशनल वोल्टेज देंगे तभी जाके H2 निकलेगा। तो एडिशनल वोल्टेज को ही ओवर वोल्टेज आया, मतलब H2 के लिए ओवर वोल्टेज आया, लेकिन किसके लिए ओवर वोल्टेज नहीं आया, Na के लिए। Na के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिए होंगे उतना वो निकल गया होगा, इसलिए Na का ओवर वोल्टेज नहीं आया, 0 है, और H2 का ओवर वोल्टेज है कुछ ना कुछ, है ना। इसलिए H2 गैस रिलीज नहीं होता, होना चाहिए था इसको, लेकिन होता नहीं है। कौन हो जाता है, Na+ का रिडक्शन हो जाता है ना। तो ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नोट फर्स्ट चल रहा था ना, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड में क्या है, एक्वस H2SO4, है ना। एक्वस H2SO4 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या क्या है वो समझो। H+ है और SO4 2- है, ठीक। अब H+ के साथ साथ क्या है, पानी है, यहां भी पानी है, हाँ जी। H+ आगे कि H2O आगे, तो अपना उस वाले पार्ट में चलो, कौन सा वाला पार्ट, सीरीज वाला पार्ट। H+ आगे है कि वाटर आगे है, तो देखो यहां वाटर है और यहां H+ है, दोनों में से कौन आगे, H+। जब वाटर और H+ में H+ आगे है तो H+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, वाटर से पहले, है ना। तो देखो, तो H+ में यहां पे क्या हो गया, वाटर का रिडक्शन, सॉरी H+ का होगा ना, तो वाटर है और H+ है कैटायन में, तो कैटायन ये आगे है H2O से, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो रिडक्शन हो गया, H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला गया, H2 गैस रिलीज कर गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। SO4 2- और पानी, SO4 2- में, SO4 2- और पानी में, SO4 2- और पानी में देखो कौन आगे है, SO4 2- और पानी में देखो कौन आगे है, वाटर आगे है, वाटर आगे है, इसका मतलब वाटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और सल्फेट का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सल्फेट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। सल्फेट क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो यहां से देखो सल्फेट का कुछ नहीं हुआ और वाटर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो हमको क्या मिल जाता है, O2 गैस और सॉरी H2 गैस, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन याद रखना है कि अगर H2SO4 हम कंसंट्रेटेड ले लेंगे
तो वहाँ पे ये तो ठीक चलता है, कैथोड पे H का ही रिडक्शन होता है, लेकिन जब हम एनोड का बात करते हैं तो एनोड पे वाटर के जगह पे SO4 का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ वाटर था लेकिन यहाँ SO4 का हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गया, तो कंसंट्रेटेड के कारण यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये क्या है हमारा एनाइन पार्ट ऑफ मार्शल एसिड है ना, मार्शल एसिड। क्या फॉर्मूला होता है मार्शल एसिड का? H2SO8, ठीक है। जब H2 को हटा देंगे तो क्या बनेगा? 2H गया तो 2 H2O8 2 को हम मार्शल एसिड का एनाइन बोलते हैं ना। चलिए ध्यान में रखना है ना, ध्यान देना इसको। चलिए अब देखो इसमें नोट 3 क्या बोलता है? नोट 3 बोलता है कि एक्वस कॉपर सल्फेट है ना। हम बताए थे एक चीज कि रॉड का भी इफेक्ट आता है ना, कि प्लेटिनम का रॉड है कि मतलब एक्टिव रॉड है कि इनएक्टिव रॉड है। तो अभी इससे पहले जो था ना वो प्लेटिनम का रॉड चल रहा था, इनएक्टिव रॉड था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक्टिव रॉड आ गया, तो एक्टिव रॉड होने का मतलब क्या है कि रॉड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वहाँ पे ये लोचा आता है कि अगर रॉड कर गया रिएक्शन में पार्टिसिपेट तब क्या होगा, है ना। रॉड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तब क्या होगा? जैसे अभी मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें रॉड लगा रहे थे, तो नॉर्मल अभी प्लेटिनम का रॉड चल रहा था, ठीक है। और सोल्यूशन में एक्वस NaCl ले रहे थे, कभी कुछ और कभी कुछ और ऐसा ले रहे थे। लेकिन जब हम रॉड कैसा ले लिए यहाँ पे? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिए, मतलब अब प्लेटिनम नहीं है, अब क्या है? कॉपर रॉड है। तब कॉपर ये डर रहता है कि कभी कहीं ना कहीं मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं वो देखिए। यहाँ पे दिक्कत क्या है वो समझो कि कैथोड पे कॉपर 2+ है हमारे पास और पानी है। तो सबसे पहले कॉपर 2+ और पानी में कौन जाएगा? थोड़ा सा देखो, कॉपर 2+ और पानी में कौन जाएगा? कॉपर 2+ पानी में, कॉपर 2+ और पानी में देखो कौन जाएगा? कॉपर 2+ और पानी में देखो कौन जाएगा? कॉपर 2+ पानी यहाँ है, पानी यहाँ है, कॉपर 2+ यहाँ पे है ना। तो पानी वहाँ है, कॉपर 2+, ऑब्वियस बात है कॉपर आगे है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा पानी के सामने, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और वाटर का रिडक्शन करवाएंगे तो वाटर और कॉपर 2+ में कॉपर 2+ का हो जाएगा क्योंकि कॉपर 2+ आगे है। और देखो यहाँ पे SRP वैल्यू भी 0.34, यहाँ कितना है? -0.83। तो दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसका है? 0.34। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 0.34 है। तो यहाँ से भी सपोर्ट हो रहा है, तो सपोर्ट हो रहा है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल में सीरीज में भी आगे है, तो ये हो गया, कोई लोचा नहीं। आगे आ जाओ, एनोड पे लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? देखो वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इसका क्या होता है? -1.23, ठीक। और SO4 का ऑक्सीडेशन होता है। देखो एक चीज कि SO4 देखो SO4 सबसे पीछे है ना, तो बहुत ज़्यादा इसका कम वैल्यू होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, इसलिए वो सबसे पीछे है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे देखो SO4 जब ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका SOP का वैल्यू देखो हाईली नेगेटिव है ना। ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। अब आ गया वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो -1.23। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या कि अगर कॉपर मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हैं तो कहीं ना कहीं एक्टिव रॉड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे कर जाता है कैसे? कॉपर 2+ का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इसका SOP का वैल्यू 0.34 आता है, और वाटर का कितना है? -1.23। इसका तो बात ही नहीं करेंगे, हाईली नेगेटिव होता है। तो ये और ये दोनों में देखो, इसका -1.23, इसका प्लस में है, तो ऑब्वियस बात है इसका ज़्यादा है, तो किसका होता है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन? तो कॉपर का हो जाता है। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर का रॉड ले लेते हैं, तो दोनों केस में कॉपर का ही मतलब कि इसमें कॉपर का रॉड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है ना। एक तो सोल्यूशन में जो कॉपर 2+ रखा हुआ है उसका तो रिएक्शन होगा ही। अब रॉड एनोड पे जो कॉपर का रॉड लिए हैं, कॉपर का रॉड का ही क्या हो जाता है? कॉपर का रॉड का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। कॉपर का रॉड का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिएक्शन जो फाइनल बना वो क्या बना? रिएक्शन जो फाइनल बना कि अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए और साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिए, है ना, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिए, तो जो फाइनल बनता है वो क्या बना? कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड चला गया। ये कहाँ होता है? एट कैथोड पे,
है ना, और एट एनोड पे क्या बना देखो, कॉपर, कॉपर 2+ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चला गया, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये बना सेल का रिएक्शन, और इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बना, कॉपर 2+, फिर कॉपर, यहाँ से कॉपर 2+, और साथ में कॉपर सॉलिड, कंसंट्रेशन अलग अलग है ना। तो ये रिएक्शन बना हमारा, ये रिएक्शन होगा। तो कॉपर का रॉड यूज हो गया यहाँ पे, है ना, एनोड वाले पार्ट पे कॉपर का रॉड ही खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, इसलिए कॉपर के रॉड को जो एनोड पे यूज किया गया है उसको बोलते हैं एटैक केबल इलेक्ट्रोड, है ना, एटैक केबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं किसमें, जो अभी इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर गया रिएक्शन में, कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ तो इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो जनरली हमको इसको याद रखना है, और किसका कर सकता है किसका नहीं कर सकता, वो तो हमको अगर पता चला उसका एसओपी वैल्यू या फिर एसआरपी वैल्यू, तो देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, उसके हिसाब से रिएक्शन करवा देंगे। तो अभी हम कॉपर का एग्जांपल लेकर बता दिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है किसमें, मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, कि कॉपर का रॉड का हो जाता है क्या, ऑक्सीडेशन, इसलिए हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इसका कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, किसमें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। जैसे यहाँ पे रॉड लिए, यहाँ पे रॉड लिए, ये बना दिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए हैं, तो इसमें देखो ये जो रॉड है वो क्या है, एनोड, चार्ज कौन सा है इस पे, प्लस, ये रॉड क्या है, कैथोड, चार्ज कैसा है इसमें, माइनस चार्ज, है ना। तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कॉपर का ही ले लेते हैं ना, कॉपर सिल्वर जिंक वगैरह का रिफाइनिंग कर सकते हैं इससे। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, कॉपर का। तो कॉपर का जो इम्प्योर फॉर्म होता है वो ब्लिस्टर कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर होता है इम्प्योर फॉर्म, है ना। और इसका क्या करते हैं, इसका बनाते हैं एनोड, ठीक। एनोड चूंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो एनोड में क्या है, ब्लिस्टर कॉपर में इंप्योरिटीज है, ये कॉपर का है, ये ओर है ना, कॉपर का ये ओर है, इससे हमको कॉपर निकालना है। तो ओर को हम यहाँ डाल दिए एनोड की जगह पे, यहाँ से क्या निकला, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो कॉपर इसमें कॉपर 0 में होगा, कहाँ चला गया होगा, कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ होकर सोल्यूशन में आया, फिर सोल्यूशन कॉपर 2+ का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ से जो इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी यहीं रह जाता है, कॉपर आ जाता है बाहर, वो कॉपर कहाँ चला जाता है, इसके पास, ठीक है। अब ये कॉपर यहाँ पे जमा हो जाता है, इस तरीके से हम कॉपर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर आया उसको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरीके से कॉपर का क्या होता है, रिफाइनिंग होता है। तो इसी तरीके से हर एक मेटल का, मतलब बहुत सारे मेटल का रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल था, कॉपर का था, एजी का भी कर सकते हैं, जिंक का भी कर सकते हैं। तो इसको हम मेटलर्जी वाले चैप्टर में देखते हैं ना। चलिए, तो ये एप्लीकेशन हुआ इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे एक्वस NaCl रहा, तो एक्वस NaCl में प्लेटिनम का रॉड लेंगे, तो एक्वस NaCl में प्लेटिनम का रॉड लेंगे तो क्या बनेगा, Na और वाटर में कौन आगे है, Na और वाटर में वाटर आगे है, इसलिए वाटर का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो H2 गैस रिलीज हो जाएगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या हो जाएगा, Cl- और पानी में Cl- आगे होता है, तो Cl- से Cl2 गैस रिलीज हो गया। ये किस पे निकला, एनोड पे, ये किस पे निकला, कैथोड पे, ठीक है। और मान लेते हैं, और जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ले लो, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं ना, NO2SO4, ये ले लो, ठीक है। कॉपर सल्फेट ले लो, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लो, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लो। तो इस समय देख लेंगे, क्या कैसे देखेंगे, कैटायन चेक कर लो सीरीज में, जो आगे उसका क्या करा दो रिडक्शन, एनायन देख लो, जो आगे उसका करा दो रिडक्शन। एनायन में SO4 है और साथ में एक्वस है, मतलब पानी भी होगा, तो पानी होगा तो पानी का करा दो, नहीं तो सल्फेट होगा तो सल्फेट का करा दो। हम अभी देखे हैं कि सल्फेट का सबसे पीछे होता है, यानी कि सल्फेट और पानी में कौन जाएगा, पानी का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और Na और पानी में कौन जाएगा, तो Na पीछे है, पानी आगे है, तो पानी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इधर देखो कॉपर सल्फेट में सल्फेट आगे है, सॉरी सल्फेट फिर आ गया, तो इसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, सीरीज देखो, प्रोडक्ट बनाओ। तो हमको क्वेश्चन पूछता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बनेगा, है ना क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम बनाना सिखा दिए प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक से, ठीक है। तो हम वहां से देखेंगे, प्रोडक्ट बनाना जनरल बात है, कोई ज्यादा ये लोचा वाला बात नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन का वैरायटी कैसे बनता है एडवांस वाले में,
तो हम इसमें क्वेश्चन करा देंगे कि जैसे जो प्रोडक्ट बनता है तो उसका अमाउंट क्या बना, है ना, प्रोडक्ट पहले पहचानो, फिर जो प्रोडक्ट बना उसका अमाउंट क्या बना, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को से कितना प्रोडक्ट जमा हुआ, उस प्रोडक्ट का अमाउंट कितना जमा हुआ, वो अमाउंट वगैरह पूछता है ना। तो अमाउंट से इलेक्ट्रिसिटी निकालना, इलेक्ट्रिसिटी से अमाउंट निकालना फैराडे के फॉर्म में, ठीक है। तो वो सब टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग गैल्वेनिक पढ़ लिए पहला पार्ट, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे तीसरा पार्ट चैप्टर का, क्या है वो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो इसके बाद चालू करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।